तो साथ ही कल हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और बात कर लें। खोजी पत्रकार के रूप में जाके पता लगा लेना, जान लेना कि कौन मंत्री बनने वाला है, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। पत्रकारिता का काम करते रहे हैं बहुत बरसों हम, और ये सब बहुत मुश्किल नहीं होता है यदि आपके पास संपर्क सूत्र हो तो। रफली लेकिन हमारी रुचि इस बात में है ही नहीं कि कौन मंत्री बनने वाला है और क्या है। हम केवल ये समझना, जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन अपने यहाँ की इस चुनाव प्रचंड जीत के बाद जो सामाजिक समीकरण है उसको कैसे साधते हैं। और मेरे हिसाब से इस लिहाज से उनके सामने चुनौती है कई। कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं था, अपना वहाँ आला कमान को तय करना है, वहाँ लोग लॉबिंग करते रहे 1 सप्ताह और अपना एक हो सकता है अभी भी लॉबिंग चल ही रहा होगा अंतिम क्षण तक। लेकिन हाँ, 4 लोगों को बनना है उसमें, तो उसमें ठीक है, अपना बनेंगे जो लोग। दूसरा है राजद, उसका तय ही हो चुका है, पासवान जी या कोई और बने। लालू यादव पासवान जी के बारे में शायद निर्देश दे के गए हैं। मूल समस्या है कि हेमंत सोरेन जो संभवतः 7 मंत्री पद उनके हिस्से पड़ेगा, मुख्यमंत्री पद के अलावा टोटल 7, तो वो किस तरह से इसका बंटवारा करते हैं, कैसे। और इस लिहाज से मेरे हिसाब से तो उनके लिए चुनौती कहीं ज़्यादा गहरा है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास प्रचंड बहुमत है, आदिवासी जनता का विश्वास है, और इस नैया को जो इस 2024 का चुनाव हुआ है उसको भयंकर चक्रवात के बीच भी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने मिलकर पार किया है और एक आगे बढ़े हैं। लेकिन तो भी चुनौती है। पहली चुनौती तो मेरी सबसे ज़्यादा ये लगती है कि सोरेन परिवार से ही 3 लोग विधायक बने हैं। हेमंत सोरेन तो हैं ही, कल्पना सोरेन है, इसके अलावा वसंत हैं, वसंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन तो निर्विवाद मुख्यमंत्री हैं, बने हैं, कोई उनके सामने कोई सवाल ही नहीं था, कोई दिक्कत की बात। अब सवाल है कि एक ही परिवार से कितने लोग बन पाएंगे, ये दुविधापूर्ण स्थिति है। और उसमें भी वसंत सोरेन और कल्पना सोरेन में चुनना हो तो जनता तो चाहती है कि कल्पना सोरेन बने। वो इस पूरे समर की जो युद्ध जंग चला, चुनावी जंग, उसमें वीरांगना के रूप में वो उभरी हैं, जनता का स्नेह उनको मिला है। लेकिन हेमंत वसंत भाई ही हैं, और वसंत को लेके गुरुजी के मन में शुरू से रहा है। हम बोकारो में जब थे तो वसंत सोरेन को लेकर उन लोगों ने प्लानिंग किया था कि एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे वसंत सोरेन को केंद्र में रख के, क्योंकि वहाँ समरेश सिंह थे, उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते थे, तो उनको लगा कि चलो हम लोग एक तो मेडिकल कॉलेज ही चलाएं। खैर वो प्रकरण जाने दीजिए। तो वो दोनों में से चुनना, तो हो सकता है हेमंत सोरेन इस दुविधा से बचने के लिए यही रास्ता अपनाए कि इन दोनों को अपने परिवार में और किसी को मंत्री नहीं बनाए। दूसरी चुनौती जो है, जो ज़्यादा गंभीर है, वो है कि अभी तक झामुमो, अभी तक नहीं, माने झामुमो का जन्म जो हुआ था वो रांची में नहीं हुआ था, रांची से सुदूर कोयलांचल में
जब धनकटनी आंदोलन चरम वो का नेतृत्व शिबू सोरेन कर रहे थे पोखरिया आश्रम से, उस समय हुआ था। उसी के बाद 72-73 में शायद, तो उस समय हुआ था। और उस झामुमो के निर्माण में विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय का भी बराबर का योगदान था। हालांकि ए.के. राय नहीं चाहते थे कि झामुमो एक राजनीतिक दल के रूप में बने बाद में, लेकिन ये तो बात की बात है, झामुमो बने ये तो इसमें किसी को कोई इनकार नहीं था। और 3 सामाजिक शक्तियों का उस क्षेत्र के उत्तरी छोटा नागपुर के कोयलांचल क्षेत्र के का जो समीकरण था, वो इंडस्ट्रियल मजदूर था, उस समय पीक पर था। उस समय बोकारो स्टील प्लांट से लेकर अन्य जो पब्लिक सेक्टर सेंद्रीय कारखाना और ये वो इंडस्ट्रियल मजदूर की भूमिका थी उस समय बड़ी। ए.के. राय उसके निर्विवाद नेता थे, सब लोग उनको स्नेह करते थे, मानते थे। विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज के द्वारा कुर्मी समाज का नेतृत्व करते थे और शिबू सोरेन आदिवासियों के महानायक तो थे ही। इसलिए इन तीनों ने मिलकर झामुमो का गठन किया और झामुमो में का स्वरूप वो नहीं रहा जिसको कहते हैं कि केवल आदिवासियों को ध्यान में रख के, आदिवासी केंद्रित राजनीति को ध्यान में रख के उसका गठन हुआ हो। वो एक अलग किस्म का संगठन बना था जिसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, ये उम्मीद की गई थी बंची जमात का। लेकिन बाद में ए.के. राय जब झामुमो ने अपना भूमिका राजनीतिक दल के रूप में बनानी चाहिए तो ए.के. राय को उससे मतभेद हुआ था। तो और इसलिए टुंडी में जब चुनाव हुआ, पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, सत्यनारायण दुधानी और शिबू सोरेन खड़े हुए थे और ए.के. राय वहाँ शक्तिनाथ महतो को खड़ा कर दिए और उसका दुष्परिणाम भी हुआ कि शिबू से कोई जीता नहीं है, सत्यनारायण दुधानी जीत गए थे चुनाव। गुरुजी का मन टूटा इससे होगा और उसके बाद धीरे धीरे संथाल परगना शिफ्ट कर गए। तो जो झामुमो एक लाल हरे झंडे की मैत्री के कोख से पैदा हुआ था, वो धीरे धीरे आदिवासी केंद्रित संथाल केंद्रित पार्टी बन गई। और उसमें भी ये भी हुआ कि विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन में भी कुछ बातों को लेकर मतभेद था। इमरजेंसी के बाद ये शुरू हुआ कि दोनों कांग्रेस के विरोधी थे, दोनों इमरजेंसी के विरोध करते हुए ही जेल गए थे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बाद में जो झामुमो की राजनीति शुरू हुई, थोड़ा कांग्रेस के साथ रहकर झामुमो ने अपना विलय तो नहीं किया कांग्रेस में, जैसा कि जयपाल सिंह ने किया था। उस अनुभव को शिबू सोरेन नज़दीक से देखे थे, इसलिए वो तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलके उनकी राजनीति शुरू हुई और इससे विनोद बिहारी महतो को मतभेद था और इसलिए झामुमो में पहला विभाजन हो गया। विभाजन हुआ तो उस चुनाव के उसके पहले जो लोग जीत के आए थे, 16-17 आदमी जीते थे, कम नहीं। लेकिन विभाजन से क्या हुआ कि विनोद बाबू के साथ कुर्मी विधायक सब चले गए और शिबू सोरेन के साथ संथाल परगना के जो विधायक थे, आदिवासी विधायक रह गए। दोनों ने संतुलन बनाने के लिए किया ये कि विनोद बाबू ने कृष्णा मरांडी को अपना अध्यक्ष बना दिया और शिबू सोरेन ने निर्मल महतो को, एक कुर्मी को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन ये बनावटी बात था, ले दे के मामला तो यही था कि आदिवासी संथालों का रिप्रेजेंटेटिव बन के झामुमो धीरे धीरे बन गई और इसलिए उसकी छवि ही बनी संथाल परगना और संथालों की पार्टी है। और उसके कारण
हालांकि शक्तिनाथ महतो की 78 में जब हत्या हो गई, माफिया गिरोह ने करा दिया, तो उसके बाद एक आह्वान किए कि सब पार्टी दोनों गुट आइए, एक हुई और दोनों फिर एक साथ हुए और दोनों मिलकर कुछ दिन चलता रहा वो राजनीति। और फिर विनोद बाबू जब तक रहे, उसके बाद तो राजद के साथ समझौते का दौर चला और उसमें बहुत फायदा भी हुआ झामुमो को। राजनीतिक दल के रूप में 6 सांसद उनके बन गए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो कुर्मी, विनोद बाबू की मृत्यु के बाद कुर्मी और समाज धीरे धीरे भाजपा की तरफ जाने लगा, जिस कारण से भी हो, जो भी अपनी समझ हो उनकी। और झामुमो की छवि शुरू में एक संथाल लोगों की पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं थी, इसलिए संथाल परगना के बाहर उसके प्रभाव का विस्तार बहुत धीरे धीरे हुआ उसी के द्वारा कि यहाँ जहाँ पर संथाल नेता हैं, कहीं कोल्हान में, सिंहभू में हो चाहे और जगह, वहाँ उनके माध्यम से चला। लेकिन सीधा सीधे दो टूक बात है कि उड़ावों में और मुंडाओं में झामुमो की पैठ नहीं बनी। इस गतिरोध को तोड़ा है हेमंत सोरेन ने ही पिछले चुनाव में थोड़ा बहुत, और इस चुनाव में पूरा का पूरा मुंडा समाज, मुंडा केंद्रित जो विधानसभाएं हैं, सब जगह झामुमो की जीत हुई है। तो इसके लिए तो हेमंत सोरेन साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन साथ ही साथ एक चुनौती भी है कि अब वो केवल मंत्रिमंडल में उनको अन्य आदिवासी समुदायों को भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। और उड़ाव में कांग्रेस चुनी है, कांग्रेस में हैं लोग शामिल, इसलिए लगता है कि 2 उड़ाव समुदाय के लोग भी उसमें मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अब रह गया मुंडा, इसको लेके कुछ अभी तक स्पष्ट स्थिति नहीं है कि क्या है। हमारे कुछ साथी लोग कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उनका कहना था कि मुंडा लोग चुनाव तो जीते हैं, लेकिन उसमें लियाकत लोगों में नहीं है कि वो मंत्री पद संभाल सकें, अनुभव नहीं है। तो भाई ये तर्क हमको मेरे गले नहीं उतरता है। अनुभव तो भाई काम जब होगा, मंत्री पद संभालेंगे लोग, तब सीखेंगे। और दूसरा जो हकीकत है कि मुंडा समुदाय झारखंड का सबसे पुराना बासिंदा है आदिवासी समुदाय में। और लोग भी हैं, हम इसको एकदम यहाँ कोई विवाद के लिए इस बात को नहीं कर रहे हैं। माने है मुंडारी भाषा, सबका एक ग्लोरियस इतिहास रहा है। मुंडा समुदाय लड़ाकू प्रवृत्ति भी है, जैसे कोल्हान में हो लोग हैं, वैसे ही यहाँ। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हो और सिंहभूम के जो भूमिज हैं, ये सब मुंडा समुदाय की प्रजातियाँ या मिलते जुलते हैं वो लोग। तो जो हो, अभी बात खाटी उस इलाके या कहाँ की बात हो रही है जहाँ बिरसा मुंडा जन्म लिए थे। तो जहाँ जयपाल सिंह जैसे तेजस्वी नेता पैदा हुए थे। जयपाल सिंह एक प्रखर विद्वान थे, बहुत उच्च कोटि के हॉकी के प्लेयर थे, और साथ ही साथ आदिवासी समाज के बारे में उनकी समझ भी शुरू से थी। संसद में उनके जो भाषण, संविधान सभा में या संसद में उनका भाषण अभी तक लोग याद करता है, जो बोलते थे, आदिवासियत को जो डिफाइन किए हैं। और ये भी बड़ा फैक्ट है
कि जयपाल सिंह आज़ादी के पहले से झारखंड अलग राज्य के लिए प्रयत्नशील थे। उसके लिए जो भी उसमें डायलॉग चलता था उसमें और रिप्रेजेंटेशन देना था तो वो उन्होंने किया था। और बाद में झारखंड पार्टी एक मजबूत दल के रूप में आज़ादी के बाद उभरी। और उन लोगों ने उस समय पहले चुनाव में 52 के चुनाव में 32 विधानसभा सीट और 5 लोकसभा सीट पर वो लोग जीते थे। हो सकता है थोड़ा सा आंकड़ा मेरा गलत हो, लोकसभा सीट कितना, लेकिन 4-5 था उस समय भी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 57 के इलेक्शन में 34 सीट हो गया, 34 विधानसभा सीट, यानी कि जितना अभी झामुमो पहुंची है 34 सीट। तो इतनी बड़ी पार्टी और इतना वो अंत में कांग्रेस की धोखाधड़ी से या जिस कारण से भी वो 62 के चुनाव के बाद उन्होंने विलय कर दिया झामुमो के साथ। कांग्रेस का बहुत दबाव था और कांग्रेस ने सात्विक तरीके से काम भी किया था। 62 के चुनाव में 22 लोग जीते थे विधानसभा में, 12 कांग्रेस में चले गए। और उसमें ज़्यादातर कौन थे? गैर आदिवासी ही थे, झारखंड में ही रहने वाले। जो हो तो उस राजनीतिक विरासत को, उस जो प्रचंड मुंडा समुदाय और उसका जो इस आज़ादी के पहले और बाद अंग्रेज़ों से भी लड़े, अलग राज्य के संघर्ष में भी जिन्होंने बराबरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंजिल तक तो नहीं पहुंचा उस समय, लेकिन झारखंड अलग राज्य का आंदोलन जो चला उसका श्रेय उसको जाता है। और वो मुंडा समुदाय जिस कारण से भी हो भाजपा के ग्रिप में चला गया के रूप में हम कैसे कहें, लेकिन हाँ, जैसे खूंटी में कड़िया मुंडा जीते और मुख्यमंत्री भाजपा ने चालाकी से फिर अर्जुन मुंडा को बनाया, तो इस तरह से हुआ है। और इसलिए पत्थरगढ़ी आंदोलन जब खूंटी में चला जबरदस्त, तो उसके बाद भी जो चुनाव हुआ था उसमें अर्जुन मुंडा भी जीत गए थे, थोड़े मार्जिन से ही, कुछ हजार धांधली से जीते या जैसे भी जीते। और खूंटी का अन्य सीट पर भी भाजपा जीत गए थे। 19 में ड्रॉबैक था, 19 के जीत में झामुमो के। तो इस बार जो झामुमो को पूरे आदिवासी समाज का, मुंडा समाज का वोटरों का प्रबल समर्थन सभी समुदाय का मिला, तभी तो तमाम जो एसटी सीट पर जीती है झामुमो। तो उसको लेके अब हेमंत सोरेन को तय करना होगा कि कैसे समायोजन मंत्रिमंडल का कैसे विस्तार करेंगे, ताकि जो छवि संथाल पार्टी के रूप में झामुमो के किसी जमाने में थी, या जिससे उन्होंने निकाल के यहाँ तक पहुँचाया है कि आज उस सभी दलों का, सभी समुदायों का समर्थन उनको मिल रहा है, तो मंत्रिमंडल में भी उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यही बहुत बड़ी चुनौती होगी। यही है, अब देखिए कैसे निपटते हैं हेमंत सोरेन। हमारे हिसाब से तो भाई ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला मेरी बात है, जो हमको समझ में आता है ठीक आता है। और जो प्रॉस्पेक्ट हम देखना चाहते हैं कि झारखंड में वापस भाजपा लौट के नहीं आए, तो इसके लिए ये परम आवश्यक है कि कोई क्षेत्र बाकी न रहे जहाँ से वो फिर घुसने का कोशिश करे। और उस मुकम्मल तभी होगा जब सभी समुदायों के साथ न्याय होगा। उसमें हम मोटा मोटी मेरे समझ में है कि एक आदर्श स्थिति महिलाओं को लेके होता है, महिला राजनीति को लेके होता है। 30% आरक्षण
भाजपा ने तो एक छलावा किया है, 33% आरक्षण दिया भी है राजनीति में, तो वो जाने कब लागू होगा। लेकिन आप शुरुआत कीजिए, कम से कम 1/3 मंत्री होना चाहिए महिलाओं समूह से, और लगता है कि होगा भी, अभी तो अनुमान ही है। दूसरा कि कुर्मी समुदाय का समर्थन भी आपको मिला है, कुर्मी समुदाय का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और तीसरा कि मुंडा एक बड़ी जाति है, संथालों से कम आबादी है, लेकिन तो भी, और वो बहुत डिमांडिंग नहीं है, उन लोगों में उस तरह का चीज़ नहीं है। पिछले दिन रामेश्वर उरांव से बात हो रहा था, तो बता रहे थे वो कि इस इलाके में मुंडा लोग रहते थे और उरांव लोग बाहर से आए। जब आए यहाँ से तो धीरे धीरे जब बढ़ने लगे यहाँ, तो मुंडाओं से उनका कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। वो लोग बोले कि हाँ तुम लोग भी रहो, जबकि मुंडा राज था एक तरह से पूरा। और वो एक स्वभाव होता है कि मुंडा लोगों में एक अजीब तरह की प्रवृत्ति है कि यदि ज़्यादा वहाँ आके करीब में आके कोई दूसरे समुदाय के लोग रहने लगेंगे तो लड़ना भिड़ना बात की बात है। पहले वहाँ से वो अपने ही खिसक जाते हैं, हट जाते हैं। माने वो दिख करने वाला, इस तरह का परेशानी मोलने वाला, इस तरह का स्वभाव उनका नहीं है। तो खैर ठीक है, तो इसलिए, लेकिन हाँ, जो लोग डिमांडिंग नहीं है या कम जो बुलंदी से अपनी बात मांग के लिए बहुत हाय तौबा नहीं मचाता है, उनके लिए भी न्याय होना चाहिए। एक संतुलित मंत्रिमंडल बनना चाहिए। अंतिम क्षण में ये बात सब हम लोग कह रहे हैं, पता नहीं हेमंत सोरेन तक ये बात वो सुनेंगे, करेंगे क्या, जैसे भी हो, लेकिन साथ ही हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हमको जो लगा वो कह रहे हैं। तो धन्यवाद, अब देखते हैं कल क्या होता है। सब साथियों को जोहार।